गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कक्षा 8 हिंदी तृतीय भाषा यानी हिंदी थर्ड लैंग्वेज का आज हम अध्ययन करेंगे। अध्ययन यानी क्या? आज हम पुनरावर्तन करेंगे। पुनरावर्तन और साथ ही साथ हम देखेंगे पुनरावर्तन और प्रश्न पत्र, किस प्रकार आपका प्रश्न पत्र रहेगा। तो सबसे पहले आज हम प्रश्न पत्र का ढांचा यानी क्वेश्चन पेपर का पैटर्न किस प्रकार होगा ये देखेंगे और उसके उपरांत हम देखेंगे हमारी नाव चली, ये आपकी पहली कविता है, इसका पुनरावर्तन करेंगे। वैसे तो कक्षा में हो गया है लेकिन फिर भी कोरोना की वजह से हम बोल नहीं सकते, ऑनलाइन एग्ज़ाम रहेंगे या ऑफलाइन रहेंगे। तो अभी आप जो घर में फ़िलहाल घर में हो उसके लिए आपको पुनरावर्तन के लिए यह आपको अभ्यास दिया गया है और साथ ही साथ आपको प्रश्न पत्र का ढांचा किस प्रकार होगा ये हमें एक बार संक्षिप्त में बता देती हूँ। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र में क्वेश्चन पेपर का आपका पैटर्न किस प्रकार रहेगा। कुल मिला के 80 मार्क्स यानी 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो प्रश्न पत्र में अपठित गद्यांश रहेगा सबसे पहले। तो इसमें कुल मिला के केवल 2 ही खंड है, अ और ब। लास्ट टाइम अगर आपने एग्जाम लिखा है तो आपको पता चलेगा 4 खंड थे, लेकिन थर्ड लैंग्वेज भी होने के कारण और उसके साथ साथ ही इस बार जो प्रश्न पत्र में परिवर्तन आया है तो केवल 2 ही खंड रहेंगे। तो इसके आधार पर अ और ब 2 खंड रहेंगे। उसमें सबसे पहले रहेगा आपको अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश। इसमें अपठित भी चुने जा सकते हैं गद्य और अपठित पद्य भी चुने जा सकते हैं। कभी कभी पठित भी ले सकते हैं अपठित गद्य और अपठित पद्य। उसी प्रकार पठित पद्य और पठित गद्य भी ले सकते हैं। आपके अध्ययन में दोनों भी रहेगा। उसी के अनुसार निर्देशानुसार परिवर्तन यानी यहाँ पे आपका जो भाषा ज्ञान है, व्यवहारिक व्याकरण यहाँ पे रहेगा। उसके अंतर्गत आपको यहाँ पे देखिए लिंग, वचन और काल, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और शब्दार्थ। कुल मिलाकर भाषा ज्ञान जो है यानी भाषा ज्ञान के अंतर्गत आने वाला भाषा ज्ञान जो है यहाँ पे आपको व्यवहारिक व्याकरण यानी भाषा ज्ञान के अंतर्गत जो भी व्याकरण है आपको यहाँ पे रहेगा। तो देखिए ए पार्ट में अ खंड में इतने आधारित प्रश्न रहेंगे। उसके उपरांत ब खंड में यानी खंड ब जो है, खंड ब के अंतर्गत आपको क्या रहेगा, यहाँ पे खंड ग है और यहाँ पे खंड ब है। तो इसके आधार पर आपको पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक, जो आपका टेक्स्ट बुक है मधुबन सरल हिंदी पाठमाला, इसके अंतर्गत आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये खंड के ऊपर तो देखिए अपठित गद्य, पद्य और भाषा ज्ञान के अंतर्गत आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और उसी के आधार पर ब खंड में आपको पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक के आधार पर जो आपका टेक्स्ट बुक है मधुबन सरल हिंदी पाठमाला भाग 5, इसके आधार पर आपको यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे यानी पाठ्य पुस्तक पर आधारित आपको प्रश्न रहेंगे। इसके आधार पर आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। 1 मार्क्स में यानी 1 मार्क्स में आपको MCQ यानी कि सही विकल्प चुनकर लिखिए वो भी रहेगा और 1 वाक्य में भी रह सकता है, दोनों के भी आधार पर हो सकते हैं। फिर उसके उपरांत 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन, उसके बाद 2-3 वाक्यों में लिखना है और 3 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके उपरांत 4 मार्क्स के लिए गद्य और पद्य, कविता और उसके साथ साथ ही टेक्स्ट बुक में जो भी पद्य है, गद्य है, पाठ है और कविता के आधार पर आपको 2 बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार यह पाठ्य पुस्तक रहेगा और उसके उपरांत जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2-3 मार्क्स में भी क्वेश्चन है, किसने किससे कहा है पूछ सकते हैं आपको। और कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। उसकी कविता के कवि का नाम, कौन सी कविता है, कविता का नाम लिखिए। इस आधार पर आपको पाठ्य पुस्तक का जो पूरा भाग है यहाँ पे पूछा जाएगा। तो इसमें 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स और 5 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। नए पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न पूछे जाने वाले आपको यहाँ पे मिलेंगे। और उसके उपरांत लेखन कौशल यानी राइटिंग पार्ट, ये जो है यहाँ से आपका लेखन कौशल यानी राइटिंग पार्ट जो है यहाँ से आपकी शुरुआत होती है। यह टोटल कुल मिलाकर 20 मार्क्स के प्रश्न उत्तर यहाँ पे आपको पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत देखिए अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, संवाद लेखन और चित्र वर्णन। यानी इस प्रकार आपको ये जो 4 बिट है आपको लेखन कौशल यानी राइटिंग पार्ट जो है आपको ही करना है। तो यहाँ पे केवल अनुच्छेद लेखन के लिए आपको और अथवा क्वेश्चन मिलेगा और यहाँ दूसरे कहाँ पर भी नहीं। अनुच्छेद लेखन किस प्रकार लिखना है, उसे किस प्रकार लिखना चाहिए, हस्ताक्षर यानी कि हैंड राइटिंग आपकी किस प्रकार होनी चाहिए, यह सब कक्षा में समझाया गया है। केवल अनुच्छेद लेखन के लिए आपको अथवा यानी कि और क्वेश्चन रहेगा, ये बाकी किसी के लिए भी आपको क्वेश्चन नहीं रहेगा। पत्र लेखन का भी आपको पैटर्न में ढांचा दिया गया है, उस प्रकार के पत्र, किस प्रकार के पत्र आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं।
और ये पूरा फर्स्ट टर्म को भी हुआ है और सेकंड टर्म में भी रहेगा। और संवाद लेखन यानी डायलॉग राइटिंग्स, ये भी आपको एग्जाम में रहेगा। और साथ ही साथ चित्र वर्णन, ये जो पूरा पार्ट है आपको खुद लिखना है। वैसे तो ये भी आप ही लिखते हैं, लेकिन लेखन क्वेश्चन जो राइटिंग पार्ट है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसको आप सोच समझ के रखिए और हस्ताक्षर जितना हो सके उतना अच्छा लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और अंत में आपका जो क्वेश्चन रहेगा लास्ट, चित्र वर्णन। एक आपको चित्र दिया जाएगा, उसको आप अच्छी तरह से देखकर उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न, यानी कि प्रश्न तो पूछते नहीं, आपको ओन सेंटेंस बनाना है, यानी अपने वाक्यों में उस चित्र का वर्णन करके अपने वाक्यों में उसको लिखना है। यानी 20 से 30 शब्दों में आपको उस चित्र का वर्णन करना रहेगा। इस प्रकार कुल मिलाकर 80 मार्क्स का आपका एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो इसके आधार पर आप उत्तर पत्रिका हल कर सकते हैं। तो देखिए ये तो हो गए किस प्रकार प्रश्न पत्र आपका रहेगा। तो अब हम देखेंगे अब हमारी कविता यानी कि सेकंड टर्म की पहली कविता 8वीं है, लेकिन सेकंड टर्म के होने के कारण फर्स्ट यहाँ से हमने शुरुआत की है। ऑलरेडी ये हुआ है आपका, जस्ट रिवाइज करने के लिए रिविजन पार्ट में पुनरावर्तन के तौर पर अभी यहाँ रखिए कविता हमारी नाव चली। कविता का शीर्षक क्या है? हमारी नाव चली। इस कविता के कवि है डॉक्टर A.P. खत्री। इस कविता के कवि है डॉक्टर A.P. खत्री। तो इन्होंने इस कविता में कविता की सोच, इसमें 3 पॉइंट्स हम आज डिस्कशन करेंगे और 3 पॉइंट के आधार पर पूरा का पूरा पूरी की पूरी आपकी कविता हो जाएगी। कविता की सोच से यानी कवि और कविता में उनकी क्या सोच है, कवि की क्या सोच है, कविता से आपको क्या सीख मिलती है अथवा इससे आपको क्या बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है, और उसी के साथ साथ नाव बनाने की शुरुआत कैसे हो गई। हमारे पूर्वज कहाँ रहते थे, किस प्रकार थे, और नाव बनाने के लिए कौन कारण रहा होगा, कौन कारणीभूत होगा, ये यहाँ पे दर्शाया गया है। और साथ साथ मनुष्य की भारी जीत यानी किस प्रकार मनुष्य ने नाव बनाकर अपनी जीत हासिल की, यानी उसको भारी जीत क्यों कहा गया है। तो यहाँ पे इस कविता द्वारा आपको समझ में आएगा। और उसी के साथ साथ कुछ एक प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके आपको आंसर मिलेंगे। इसी आधार पर आप पढ़ सकते हैं। अगर एक पूरा समरी आपको पता चलेगा तो कौन सा भी कॉर्नर से टेक्स्ट बुक में से उसके नीचे से हो अथवा टेक्स्ट बुक के आधार पर हो, आप कौन से भी प्रश्न उत्तर हो आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कविता और कवि के सोच से। तो यहाँ पे डॉक्टर A.P. खत्री जी क्या कहना चाहते हैं इस कविता में? वह कहना चाहते हैं कि नाव कैसे बनी, नाव बनाने की शुरुआत कहाँ से हो गई। किस प्रकार छोटे छोटे बच्चों हजारों वर्ष पहले यानी बहुत सालों पहले बच्चों ने एक टहनी को पानी में फेंक दी। टहनी को तो पानी में फेंक दी, फिर उसके उपरांत यह टहनी नहीं डूबी और वह पानी में तैरती रह गई। यानी कि पानी में तैरने की जो प्रक्रिया थी, देखिए तैरती रही। तो इसे प्रोत्साहित होकर उन छोटे बच्चों ने क्या किया, उससे भी बड़ी शाखाएं, सबसे पहले तो छोटी छोटी टहनियाँ फेंकी, उसके बाद बड़ी बड़ी उसकी शाखाएं पानी में फेंकने की शुरुआत की। और इस प्रकार बड़ी बड़ी मोटी शाखाएं पानी में फेंकते चले गए। और इसी प्रकार आगे जाते जाते उन्होंने क्या किया, यही प्रयोग कंटिन्यू किया, यानी कि ऐसे ही आगे तैयारी शुरू हो गई। और इस प्रकार नाव बनाने का आधार यानी नाव बनाने का आधार इस प्रकार मानव ने पा लिया और उस पर विजय हासिल की। देखिए सबसे पहले उन्होंने सोचना शुरुआत की कि अगर लकड़ी की टहनी पहले पानी में नहीं डूब सकती है, उसके बाद लकड़ी का लट्ठा डाला यानी कि बड़ा सा जो लकड़ी का लट्ठा रहता वो भी तैरने लगा। तो सब देख के बच्चे आश्चर्यचकित हो गई और उनसे उन्हें प्रेरणा मिली कि किस प्रकार पानी में लकड़ी तैरती है, लट्ठा तैरने लगा तो इसके सहारे हम समुद्र पार कर सकते हैं, नदियाँ पार कर सकते हैं। इस प्रकार यह प्रक्रिया चली और उन्होंने सोच लिया कि नाव बनाने की प्रक्रिया यहाँ से शुरुआत हो गई। तो केवल छोटे बच्चों ने ही खेल खेल में ही नाव बनाने की प्रक्रिया में उसकी शुरुआत हो गई। तो उसके साथ साथ इस कविता में दर्शाया गया है किस प्रकार सबसे पहले तो इस कविता में एक कुछ राजा रानी की तो कहानी नहीं है, तो यहाँ पे नाव बनाने की प्रक्रिया दर्शाई गई है। किस प्रकार नाव बनाई गई, किसने बनाई गई, सबसे शुरुआत किसने की, तो छोटे बच्चों से यह शुरुआत हो गई। तो वह क्या करते थे, बच्चे नदी के किनारे जाते थे और खेलते थे, खेलते समय टहनी तोड़कर नदी में डालते थे। और उसी समय हमारे पूर्वज जो है कहाँ रहते थे, नदियों के तीर पर रहते थे और उसी के साथ साथ वो क्या खाना खाते थे, किस प्रकार अपना गुजर बसर करते थे, यहाँ पे दर्शाने की कवि ने कोशिश की है। डॉक्टर A.P. खत्री जो है इस कविता के कवि है, उन्होंने यहाँ पे दर्शाया गया है कि हमारे पूर्वज यानी वो क्या करते थे, कंदमूल फल खाकर और नदी का निर्मल जल पीकर जीवित रहते थे और इस प्रकार अपना गुजर बसर करते थे। और उसी के बाद वह तब तो नाव वगैरह नहीं थी, तो किस प्रकार वो लंबी लंबी नदियाँ पार करते थे। यहाँ पे
कवि ने दर्शाने की कोशिश की है। और साथ ही साथ एक किनारे से दूसरे किनारे किस प्रकार वह पहुँचते होंगे। इससे देखिए प्रश्न तो आता होगा मन ही मन में, उनका निर्वहन यानी कि किस प्रकार उनका प्रश्न को किस प्रकार वो हल कर सकते थे। खुद प्रश्न खुद ही पूछते थे और उसका हल भी खुद ही ढूंढते थे। तो बच्चे उस वक्त क्या करते थे, बच्चे हर दिन प्रतिदिन अभी कैसे लूडो वगैरह खेलते, उस वक्त यानी उस समय में हज़ारों साल पुरानी यह कविता है और ये कहानी है। हाँ, ये राजा रानी की नहीं, किंतु नाव बनाने की प्रक्रिया कहाँ से शुरुआत हो गई यहाँ पे दर्शाने की कवि ने कोशिश की गई है। तब बच्चे क्या करते थे, छोटे थे तब नदी किनारे जाते थे और जाके बैठकर खेलते थे। खेलते खेलते उन्होंने खेलते ही खेलते वो नदी में बच्चे क्या करते थे, तैरते थे। हाँ, तैरते थे। और तैरने के लिए अगर बड़ी नदी है तो तैरने के लिए किसी का सहारा लेना पड़ता था। तो लकड़ी के लट्टे को पकड़कर इस पार से नदी से उस छोर यानी इस नदी के किनारे से उस नदी के किनारे तक वह तैर कर जाने लगे। तो उस प्रकार देखो, अगर लकड़ी को पकड़ के हम लकड़ी के लट्टे से इस किनारे से उस किनारे तक, इस छोर से उस छोर तक अगर जा सकते हैं तो इस प्रकार हम कुछ न कुछ सहायता से यहाँ से वहाँ नदी पार कर सकते हैं। इस प्रकार उनके अंदर कुछ करने की कार्यक्षमता यानी कि उनको चालना मिली। तो लकड़ी का लट्ठा पानी में नहीं तैर सकता, तो इसके सहारे हम नदी पार कर सकते हैं। तो उसके बाद नाव बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई और धीरे धीरे उसका नाव में परिवर्तन हो गया। तो सबसे पहले विचार छोटे बच्चों के मन में आया और सबको हैरानी हुई कि टहनी पानी में नहीं डूब रही थी। राइट। तो यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की है कि बच्चे खेल खेल में ही पीपल के पत्ते भी डालते थे, वो भी तैरते थे, लकड़ी का लट्ठा भी तैरने लगा और किस प्रकार लंबी लंबी शाखाएं भी ऐसे ही तैरने लगी और इसकी शुरुआत हो गई। और बच्चों ने ये जानने के लिए भारी लट्ठा भी डाला और उसकी भी प्रक्रिया सफल हो गई, यानी उसका तना भी पूरी तरह से पानी में नहीं डूबा और वो भी तैरता रहा। इस प्रकार वह पेड़ के तने से पकड़कर नदी और समंदर को पार करने लगे और इस प्रकार नाव बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। और उन्होंने समंदर का सीना चीरकर नदी के इस तीर से उस तीर तक यानी कि नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे, एक छोर से दूसरे छोर तक जाने की प्रक्रिया शुरुआत हो गई। और इस प्रकार मनुष्य ने भारी जीत हासिल कर दी। समंदर को चीर कर यानी कि उसका समंदर के छाती को चीर कर उन्होंने जीत हासिल की। और यहाँ पे कवि ने यही दर्शाने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार खेल खेल में ही बच्चों ने नाव बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत की। और साथ ही साथ अगर एक छोटा लड़का पानी में टहनी नहीं फेंकता तो किस प्रकार वह समझ पाते कि पानी में लकड़ी का लट्ठा नहीं तैर सकता और ये कैसे बड़ी बड़ी नावें और जहाज़ बनती। राइट, सही है ना। अगर उस छोटे बच्चे ने पानी में टहनी नहीं फेंकी होती तो वो समझ भी नहीं पाते थे कि पानी में लकड़ी का लट्ठा अथवा टहनी तैर सकती है। यानी छोटे से लड़के ने पानी पर विजय पाने का रास्ता खोज निकाला, यानी किस प्रकार यहाँ पे कवि ने दर्शाने की कोशिश की गई है। और साथ ही साथ कुछ एक प्रश्न भी यहाँ पे पूछे गए हैं। तो कवि ने नाव बनाने को मनुष्य की भारी जीत क्यों कहा गया है, मनुष्य की भारी जीत किस पर थी। तो अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछे जाए तो आप इसके अनुसार ही उत्तर लिख सकते हैं। अगर छोटा लड़का पानी में टहनी नहीं फेंकता और पानी में नहीं तैर सकती, अगर इसको पता होता तो यह विचार हमें कभी भी नहीं आता कि शायद हम नाव और जहाज़ बना पाते। और उसी प्रकार लकड़ी को तैरते देख मनुष्य के मन में यह विचार आया कि लकड़ी को पानी में तैरते हुए देखकर मनुष्य के मन में यह विचार पुनः आया कि क्यों न हम इससे ही समुद्र की यात्रा अथवा नदी को पार कर सकते हैं। तो किस प्रकार इस कविता से यानी कि डॉक्टर ए.पी. खत्री ने केवल बच्चों से प्रेरित होकर यानी यह नाव बनाने की जो प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। इसी के आधार पर इसमें कुछ पर्यायवाची विलोम शब्द सभी आपको अभ्यास प्रश्न में दिए गए हैं। आप इसको अच्छी तरह से पढ़िए और साथ ही साथ इसका अभ्यास कीजिए। तो आशा करती हूँ यह कविता आपको समझ में आई हो पुनरावर्तन में। और अभ्यास प्रश्न भाषा ज्ञान अच्छी तरह से पढ़िए ताकि आपको समझ में आ सके और आप प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से हल कर सकें। तो तब तक के लिए घर में रहिए, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।